इकोनॉमी को जाने बिना अगर आप फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस कर रही हैं तो आपका एनालिसिस अधूरा है। लेकिन एक चीज जो हर ट्रेडर की लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आती है और एक चीज जो हर साल अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकती है वो है दोस्तों इंडिया का बजट। संडे पड़ रहा है लेकिन स्टिल उस दिन मार्केट्स खुलेंगी। अब आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स कितना बड़ा बैरोमीटर है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये वाला वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। हमने आज तक बहुत बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज डिस्कस करी हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, बहुत सारी टाइप के ट्रेड डिस्कस किए हैं। आप जिस भी टाइप के ट्रेडर हैं वो सारी स्ट्रेटजीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। लेकिन एक चीज जो हर ट्रेडर की लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आती है और एक चीज जो हर साल अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकती है वो है दोस्तों इंडिया का बजट। दोस्तों, इस बार 1 फरवरी को मतलब बजट डे पे, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डेज होता है, संडे पड़ रहा है लेकिन स्टिल उस दिन मार्केट्स खुलेंगी। अब आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स कितना बड़ा बैरोमीटर है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का। मार्केट कितना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे फाइनेंशियल और हमारी इकोनॉमिक पिक्चर को शो करने का। दोस्तों, मैं पिछले अप्रोक्सीमेटली 18 साल से लगातार बजट को ट्रैक कर रहा हूं। अगर आपने मेरे सेशंस बहुत बार अटेंड किए हैं तो आपको मालूम होगा कि 21 जनवरी 2008 में मैं पहली बार मार्केट में आया था और मैं बैंकरप्ट हुआ था। और उसके बाद से मैंने रिकवरी स्टार्ट करी, सीखना स्टार्ट किया और फिर दोबारा लगातार सीखता गया। आज मैं आपके सामने बैठा हूं। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। थैंकफुली मेरे स्टार्टिंग ही डाउन से हुई थी और उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि यहां पर सीखना पड़ेगा। और एक चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि इकोनॉमी को जाने बिना अगर आप फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस कर रही हैं तो आपका एनालिसिस अधूरा है। तब उस समय 1 फरवरी को बजट तो नहीं आया करता था, कुछ टाइम के बाद आया करता था। रेलवे बजट और यूनियन बजट अलग अलग आया करते थे। उसके बाद चीजें बदल गई हैं, लेकिन आज की डेट में एक यूनियन बजट आता है, उसी में रेलवे इंक्लूडेड होता है। और 1 फरवरी को हमारा ये बजट पिछले मोर देन 10 ईयर से आ रहा है। अब दोस्तों, 1 फरवरी को आपको क्या देखना है ये जानना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि बजट डे पे क्या क्या चीजें हैं जिसको आपको ट्रैक रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको इकोनॉमी की पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हम इकोनॉमिक साइकिल पे नीचे खड़े हैं, ऊपर खड़े हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज इकोनॉमिक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे बजट बनाया जाता है। अगर आप बिल्कुल ही नीचे क्रैश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2008 के बजट की अगर हम बात करें या 2020 के बजट की अगर हम बात करें, 2020 का जो बजट था वो तो कोविड की पीक से पहले आया था, लेकिन 2021 वाला जो बजट था तब कोविड से हम उभर रहे थे। उस टाइम पर ओमिक्रॉन चल रहा था एंड ऑल दैट स्टफ। ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट बहुत ही लीनिएंट, बहुत ही गिव अवे वाला बजट देती है जहां पर लोगों को फायदा हो। लेकिन अगर हम इकोनॉमी की पीक पे खड़े हुए हैं तो यहां पर गवर्नमेंट अपने हाथ रोक लेती है, थोड़े से नट एंड बोल्ट टाइट कर देती है। तो आपको पहले से हिंट मिल जाता है कि बजट कैसा आने वाला है, तो आपको यह भी आइडिया रहता है कि इस बार मार्केट्स ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि इंडिया की इकोनॉमिक पिक्चर इस समय क्या है। मैं अपने लिए अपने नोट्स बना चुका हूं। मैं पिछले 17-18 साल से ये नोट्स बनाता हूं और मैं उन्हीं नोट्स में से आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर भी करूंगा और इनमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पे भी आती रहेगी। अब दोस्तों, यहां पर तो सबसे पहले हम समझेंगे इस समय इंडिया की इकोनॉमिक पिक्चर क्या है। मैं आपको नंबर्स, फैक्ट्स, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा विदाउट शेयरिंग माय ओपिनियन हियर, सो दैट आप अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन बना सके। उसके बाद हम एंड में डिस्कस भी कर लेंगे। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर को इस बार एक्सपेक्टेशन है ज्यादा पैसे मिलने की, और जिस सेक्टर की एक्सपेक्टेशन है या जौन से सेक्टर को रेगुलरली पैसे मिलते रहते हैं, उनके स्टॉक्स पे या उनके सेक्टर्स पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है अगले कुछ टाइम के अंदर, या कौन से स्टॉक्स आपको ट्रैक रखने चाहिए। मैं यहाँ पर स्टॉक से नाम ले भी सकता हूं, मैं सेक्टर्स के नाम लूंगा, लेकिन एट एनी पॉइंट इन टाइम आपने इनको रिकमेंडेशन की फॉर्म में नहीं लेना, आपने इनके चार्ट्स खोल के रखने हैं। अगर उस दिन इंट्राडे में इसको लेकर कोई न्यूज आती है तो आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिल जाएंगी। अब वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब कैसे करनी है, वो आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उठा लीजिए। हमारे चैनल पे बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, मोमेंटम वाली, रिवर्सल वाली, वो सारी जो स्टॉक्स के मैं नाम ले रहा हूं वो सारे के सारे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखिएगा। और जिन भी स्टॉक का नाम मैम लेती हैं, एफएम मैम लेती हैं, उन सारे स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। जिन सारे सेक्टर्स का या जिन सारी न्यूज से ये स्टॉक्स इंपैक्ट हो सकते हैं, आप इमीडिएटली वो चार्ट ओपन करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। हमारी एफएम मैम किसी स्टॉक का नाम तो नहीं लेंगी, लेकिन सेक्टर, इंडस्ट्री या फिर इनडायरेक्टली नाम लेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा स्टॉक ट्रैक करना है। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली अगर वो बोलती हैं कि हम सिगरेट्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ा रही हैं, तो सबसे पहला थॉट आपको कौन सी कंपनी का आना चाहिए? आई एम श्योर आपको अभी तक आईटीसी माइंड में आ गया होगा। तो ये सारी स्टॉक्स जो हैं उसको रडार पे रखिएगा, सो दैट आपको पता हो कि मुझे इमीडिएटली कौन सा चार्ट लगाना है।
ट्रेडिंग व्यू हो गया, धन का टर्मिनल हो गया, या कोई भी आप ट्रेडिंग टर्मिनल यूज करते हैं, वहां पे राइट साइड पे जो वॉच लिस्ट आती है आप उसको मेंटेन करके रखेंगे। फिर आपको सिर्फ डाउन एरो प्रेस करना होगा या फिर उसको क्लिक करना होगा। आइए सबसे पहले हम इकोनॉमिक पिक्चर की बात करेंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं पहले जीडीपी ग्रोथ की। हम देखते हैं इंडिया इस समय कहां खड़ा हुआ है। दोस्तों लास्ट ईयर इंडिया रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अच्छी ग्रोथ रेट जो आई वो इंडिया की आई, तकरीबन 6.5% के आसपास की। और आने वाले साल के अंदर जिस बजट की, जिस फिस्कल ईयर की हम बात कर रहे हैं, वहां पर 7 से 7.5% अलग अलग रेट्स की एक्सपेक्टेशंस है, अलग अलग ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो आईएमएफ की हो, वर्ल्ड बैंक की हो, आरबीआई की हो, या फिर किसी और सुपरा नेशनल एजेंसीज की हो। तो अप्रोक्सीमेटली 7 से 7.5% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। दो कारण है इस ग्रोथ के, पहला केपेक्स और दूसरा कंजम्पशन। इंडियंस बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की मिडिल क्लास ग्रो करती जा रही है, तो इस साल भी कंजम्पशन एक थीम रहने वाला है, केपेक्स भी एक थीम रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कैपिटल फॉर्मेशन करेगी, मतलब गवर्नमेंट इन्फ्यूज करेगी पैसे को। वैसे गवर्नमेंट पिछले 4-5 साल से पैसा इन्फ्यूज करती जा रही है, तो गवर्नमेंट ने अपना केपेक्स कर दिया है। गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम ये बोला था कि हम अपने एंड से अपनी पीक के आसपास कहीं पर है केपेक्स की फॉर्म में, अब प्राइवेट सेक्टर को दम दिखाना है और केपेक्स करना शुरू करना है। दोस्तों ये कहानी चलती कैसे है? सबसे पहले सरकार केपेक्स करना शुरू करती है, फॉर एग्जांपल पोर्ट्स बनाएगी, एयरपोर्ट्स बनाएगी, फिर उसके बाद तभी तो वहां पर कुछ कंपनीज आएंगी, फॉर एग्जांपल अडानी पोर्ट्स आएगा, जीएमआर पोर्ट्स या जीएमआर एयरपोर्ट्स आएगा, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो पहला स्टेप गवर्नमेंट उठाएगी, दूसरा स्टेप प्राइवेट सेक्टर उठाता है। तो यहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी अच्छी है। अब आती है इन्फ्लेशन की बात। दोस्तों लास्ट ईयर इन्फ्लेशन जो थी वो अपने हाई लेवल से काफी नीचे आई है और एवरेज 5.5% के आसपास की इन्फ्लेशन रही है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। इन मेनी ऑफ द मंथ्स वी हैव सीन इन्फ्लेशन बिलो 1% ऑल्सो। इस साल हमारी जो इन्फ्लेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 से 5% के आसपास ही रहने की एक्सपेक्टेशन है, और आरबीआई की भी एक्सपेक्टेशन 2 से 6% के आसपास की रहती है। दोस्तों फिस्कल डेफिसिट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लास्ट ईयर फिस्कल डेफिसिट अप्रोक्सीमेटली 4.8% ऑफ द जीडीपी रहा है, और इस बार वो रिड्यूस होकर 4.4% की एक्सपेक्टेशन आ सकती है। गवर्नमेंट के केपेक्स की बात करें तो लास्ट ईयर का जो बजट था वो था 11 लाख करोड़ रुपए का, 11.11 लाख करोड़ रुपीस का, जो बढ़कर 12 से 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास इस बार हो सकता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% का इजाफा हो सकता है। 10 से 15% इजाफा, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब अगर 11.11 से 11.5 होगा तो वो नॉर्मल रहेगा, ये बहुत अच्छा बजट नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन अगर 11.11 से 11.11 से अगर 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया बजट होगा। इसका मतलब गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा स्पेंड कर रही है, और जब गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करती है तो जीडीपी और इन्फ्लेशन दोनों ग्रो करते हैं। दोस्तों यहां पर कुछ बैंक्स की जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है उनके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट कैपेक्स रिकवरी तो हुई है लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। इस बार उसके स्ट्रेंथन होने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से। यहां पर अगर हम कंजम्पशन ग्रोथ की बात करें तो अर्बन कंजम्पशन स्टेडी है, लेकिन रूरल कंजम्पशन में प्रॉब्लम है। ये लास्ट ईयर भी रहा था और इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा ही रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट इसको बूस्ट करने के लिए कोई ना कोई स्टेप उठा सकती है। इसीलिए रूरल के ऊपर फोकस ज्यादा रह सकता है, क्योंकि रूरल में डिमांड अभी उतनी नहीं आई है, और रूरल में आपके ट्रैक्टर बिकते हैं, रूरल में आपकी साइकिल्स बिकती हैं, स्कूटर्स बिकते हैं। तो छोटे एज इन रूरल में वैसे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बिकती हैं, तो रूरल में प्राइमरीली लो टिकट वाली जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा चलती हैं। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस उस तरफ रह सकता है, सो दैट वहां पे कंजम्पशन होना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स, तो आरबीआई के जो पॉलिसी रेट्स थे वो 6.5% के आसपास रहे हैं लास्ट ईयर के अंदर, लेकिन आरबीआई ने भी बोला था कि 2026 में वो 1 से 3 इंटरेस्ट रेट्स कट कर सकते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली पकड़ के चलें कि 2 बार भी इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो ½ % इंटरेस्ट रेट कट और हो सकता है इस साल। दोस्तों कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो लास्ट ईयर 1 से 1.5% के बीच में रहा है, वो इस बार भी 2% से नीचे रहने के चांसेस हैं। पहला, रुपी बहुत शार्पली डिप्रिशिएट हुआ है, उसका इंपैक्ट यहां पर कैड के ऊपर आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल ऑयल प्राइसेस स्टेबल है। अगर वॉर लाइक सिचुएशन मिडिल ईस्ट में कहीं पे दोबारा डेवलप होती है, मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन इजराइल की न्यूज आई है कि हमारे कैंप्स, हमारे मिलिट्री बेसिस रेडी हैं, यूएस अटैक कभी भी कर सकता है ईरान के ऊपर। ये मैं अभी आपके पास ये वीडियो 1-2 दिन के अंदर पहुंच ही जाएगी, तो ये मैं आज ही न्यूज बता रहा हूं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑयल के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, जो कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहता है। दोस्तों ये प्राइमरीली था इकोनॉमिक आउटलुक। तो मैक्रो स्टेबिलिटी मेंटेन रही है लास्ट ईयर के अंदर डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी। लेकिन इंडिया के अगला साल थोड़ा सा टफ इसलिए रह सकता है क्योंकि टैरिफ को लेकर आप रोज न्यूज देख रहे हैं। अभी तक हमारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी प्रोडक्टिव या फिर यूएस के साथ कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं हो पाई है। एक अच्छी बात यह है कि हम फिर भी 7-7.5% रेट से ग्रो कर सकते हैं। अब हम यहां पर आते हैं कि कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन है, किस किस सेक्टर या स्टॉक्स को एक्सपेक्टेशन है कि बजट से कुछ मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज है।
और ये मैंने डिलॉयट की रिपोर्ट, आईसीआईसीआई बैंक की रिपोर्ट और पीडब्ल्यूसी, इन सारी कंपनीज के, इन सारे रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट से जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझे सबसे अच्छा डेटा लगा, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये मैंने अपने लिए नोट्स बनाए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं इन्हीं नोट्स के बेसिस पे फर्स्ट को ट्रेड भी करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं उसका मुझे भी आइडिया नहीं है। वो जैसे जैसे मैम जब बोलना शुरू करेंगी तो मैं गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस, क्योंकि इनकी ड्यूटी चेंज हो सकती है, इनके प्राइसेस हमेशा सामने रखता हूं। निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर को सामने रखता हूं। और फिर ये सारे स्टॉक्स जिनसे मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि इनमें कुछ हो सकता है, इनको मैं हमेशा सामने रखता हूं। अब यहां पर हम समझते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज, पहली न्यूज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और बहुत सारे रिसर्च हाउसेस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो है हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर। हायर कैपेक्स जो गवर्नमेंट कर सकती है, वो पहला इंफ्रा में हो सकता है, रोड्स में हो सकता है, रेलवेज में हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है। ये चार चीजें ऐसी हैं जो आपकी रडार पे होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा बताता हूं, रोड्स है, रेलवेज है, डिफेंस है और इंफ्रा है। इंफ्रा मतलब पोर्ट्स बन सकते हैं, एयरपोर्ट्स बन सकते हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। तो आपको मालूम है कि कौन से सेक्टर को फायदा हो सकता है। पहली बात, डिफेंस सेक्टर के ऊपर नजर जरूर रखनी है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये वीडियो मैं अगले साल भी करूंगा आपके साथ, लेकिन मुझे 99% श्योर है कि मैं अगले साल भी डिफेंस सेक्टर को यहां पर जरूर इंक्लूड करने वाला हूं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 से 2.5 साल ये और इंपॉर्टेंट रह सकता है, बिकॉज ऑफ यूएस ऑन गोइंग पॉलिसीज, या फिर मैं ये बोलूं कि यूएस के प्रेसिडेंट की ऑन गोइंग पॉलिसीज जो आपकी हैं। अब यहां पर कौन कौन से इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स हैं जिस पे आपका फोकस होना चाहिए? दोस्तों, पहला, कैपिटल गुड्स पे आपका फोकस होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, सीमेंट सेक्टर के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, स्टील पे, डिफेंस पे, और स्पेशली डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग पे। डिफेंस की सर्विसेज एक चीज है, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग, हमारा इंडिजीनियस डिफेंस में सेल्फ सस्टेनेबल होने का जो टारगेट है, उसकी तरफ गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिव है। और जितनी भी मेरी बात हुई है इंडस्ट्री के लोगों से, तो डिफेंस एक की एरिया रह सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर। अब दोस्तों, यहां पर कुछ स्टॉक्स, अब जब मैं स्टॉक्स के नाम ले रहा हूं तो प्लीज 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 डू नॉट कंसिडर दिस एज अ रिकमेंडेशन। आपने सिर्फ इनको वॉच लिस्ट में रखना है अपने लिए, सो दैट यहां पर अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही स्टॉक का नाम आएगा वैसे वो शूट अप कर जाएगा। दोस्तों, लंबा पीरियड मिलेगा आपको ट्रेड करने के लिए। मैं पिछले कम से कम 15 साल से बजट को ट्रेड कर रहा हूं, 17-18 साल से ट्रैक कर रहा हूं, 15 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूं। और ये एक ऐसा दिन है, इकलौता दिन है, जिस दिन मैं न्यूज देख के ट्रेड करता हूं। बाकी पूरा टाइम मैं टीवी बंद रख के ही ट्रेड करता हूं। तो यहां पर आपके सामने कुछ स्टॉक्स जो आपको रडार पे रखने हैं, अपनी वॉचलिस्ट पे रखने हैं, वो है एल&टी, सीमेंस, बीएचईएल, एचएएल, और कुछ और सिक्लिकल स्टॉक्स जो हैं, जो इन सेक्टर को बिलोंग करते हैं, वो आपकी रडार पे रहने चाहिए। अब दोस्तों, सेकंड चीज जिस पे फोकस रह सकता है, वो है मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई स्कीम्स। इस पे फोकस पिछले 4 साल से बना हुआ है और इस साल भी शायद बना रहेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स और ईवीज, और हां, रिन्यूएबल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, इन चार चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस रह सकता है। इसमें से ईवी और रिन्यूएबल, मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत खास फोकस में रहेंगे आने वाले 1-2-3 सालों तक। यहां पर दोस्तों, आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंड ईवी लिंक स्टॉक्स जितने भी हैं, उन सबकी आप री रेटिंग होते हुए देख सकते हो, अगर गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स लेकर आती है इनके लिए। तो अगर गवर्नमेंट बोलती है हाइपोथेटिकली, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि डिफेंस के लिए पीएलआई स्कीम है, या गवर्नमेंट बोलती है कि ईवी के लिए पीएलआई स्कीम है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। अब दोस्तों, ये होते ही इन कंपनीज के पास चीपर सोर्स ऑफ डेट आ जाएगा, इनकी री रेटिंग हो जाएगी, इनके वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली बढ़ सकते हैं, इसलिए ये स्टॉक्स आपकी रडार पे रहने चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर फिस्कल कंसोलिडेशन भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रह सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी, अगर हम 4.4% फिस्कल डेफिसिट भी मान के चलें, ये भी बहुत ज्यादा है। हमारा टारगेट 3.5% का है, एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग हमें 3.5% तक जाना है, 4.5% अभी भी ज्यादा है। इसकी वजह से दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को बेनिफिट हो सकता है। PSU banks, while I'm talking today, are already trading at a significantly high level, rather all time high. सिर्फ नॉन PSU जो प्राइवेट है, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, आपकी रडार पे होने चाहिए। अब दोस्तों, एक बेनिफिट जो हमें हमेशा रहता है, लास्ट ईयर भी था, नहीं हुआ था अच्छे से, इस बार भी है, और चांसेस है कि हो सकता है इस बार मिडिल क्लास को टैक्स में कोई रिलीफ तो मिल सकती है। तो यहां पर टैक्स रिलीफ फॉर मिडिल क्लास, या तो हायर एग्जेम्पशन हो सकती है, या फिर स्लैब्स को दोबारा से ऊपर किया जा सकता है। एज पर वन ऑफ द रिपोर्ट, जब से वो स्लैब बने हैं, ऑल्दो पिछले 1-2 साल में उनमें चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन अभी भी वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। एज इन, जब वो 2000 में स्लैब बने थे, अगर वो 5 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट थी, अगर हम उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो शायद वो 15 लाख हो जाती है, लेकिन अभी हम 10 लाख पे पहुंचे हैं। मान लेते हैं, अभी कुछ नंबर्स मैं यहां पर नहीं बोल रहा, लेकिन अब पॉइंट ये है कि
उसमें गवर्नमेंट को धीरे धीरे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो जाके पब्लिक यहां पर रिलीफ ले सकती है। अब दोस्तों यहां पर पब्लिक के हाथ में जैसे ही पैसा आता है, ये पैसा खर्च होने के लिए रेडी होता है। आई एम वेरी श्योर, अगर मैं आपको अभी ये बोलूं कि अगर आपके पास अभी 5 लाख रुपए आ जाए तो आप क्या करोगे, आई एम वेरी श्योर आपका कोई अनफुलफिल्ड ड्रीम और या फिर कोई और थॉट प्रोसेस या फिर कोई और गोल आपकी आंखों के सामने आ जाएगा कि भैया गाड़ी परचेज करनी है, घर पेंट कराना है, कुछ भी ऐसा करना है, कुछ ना कुछ याद आ जाएगा आपको। इसीलिए ये पैसा आपके फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, रिटेल, ऑटो, इन सारी जगहों पर चला जाता है। तो अगर टैक्स का बेनिफिट मिलता है तो ब्रॉडर इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होता है। सो दिस इज मोस्टली पॉजिटिव फॉर डिस्क्रिशनरी एज वेल एज एफएमसीजी गुड्स। दोस्तों एक और जगह जहां पर गवर्नमेंट का एलोकेशन बढ़ सकता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो है रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन ट्रांजिशन। दोस्तों यहां पर आपका सोलर, विंड, पावर यूटिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन वाली कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रूरल में कंजम्पशन अभी उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, तो फोकस एग्रीकल्चर की तरफ या फिर रूरल में कंजम्पशन बढ़ाने की तरफ हो सकता है। दोस्तों इसकी वजह से जो एग्री के इनपुट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, रूरल के एफएमसीजीज हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इन सारे सेक्टर की कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। तो चाहे वो सोनालिका हो गया, अगेन कंपनी का मतलब ये नहीं कि आप उसको बाय करके रख लेंगे, कंपनी का मतलब ये होता है कि आप उसको वॉच लिस्ट में रखेंगे, वहां से आप उसको रडार पे ले सकते हैं और जिस भी ट्रेडिंग सेटअप के थ्रू आपको बाय सिग्नल मिलता है वो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को पैसे मिल सकते हैं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट, सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल को फायदा हो सकता है। और एक चीज जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि अब इससे ज्यादा एसटीटी और कैपिटल गेन नहीं बढ़ेगा। ये अगर ये नहीं बढ़ता है तो ये इटसेल्फ एक बड़ी न्यूज है मार्केट के लिए। दोस्तों अब यहां पर मेरी क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि अगर एलटीसीजी या एसटीसीजी बढ़ता नहीं है और रादर अगर ये कम हो जाता है, कम ना भी हो सिर्फ बढ़े ना, पहली चीज। एसटीटी अगर कम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा सा और लीनियंसी गवर्नमेंट दे दे तो ये इक्विटी मार्केट्स के लिए ब्रॉडली पॉजिटिव हो सकता है। बाकी सारी चीजें सेक्टर्स के लिए, स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव होती रहेंगी, लेकिन ब्रॉडर इकोनॉमी, ब्रॉडर मार्केट के लिए अगर आपका एलटीसीजी, एसटीसीजी, एसटीटी और इनकम टैक्स, इन 4 चीजों की तरफ अगर गवर्नमेंट ने फोकस कर दिया और थोड़ी सी लीनियंसी कर दी, और हाँ यहां पर ऐसा ना करे गवर्नमेंट कि एक जगह बढ़ा दे एक जगह कम कर दे, ये बहुत ही नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। इसकी वजह से ब्रॉडली मार्केट्स गिर जाती है क्योंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। लेकिन अगर मान लो इनमें से 4 चीजों में से 3 चीजों को गवर्नमेंट ने टच नहीं किया और एक कम कर दी, मान लो एसटीटी कम कर दिया, ये कंसिडर किया जाएगा पॉजिटिव मार्केट्स के लिए। ऐसी कोई भी चीज जो स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, जैसे कि आपकी एसटीटी हो गई, एलटीसीजी हो गया, एसटीसीजी हो गया, अगर इनमें कोई भी लीनियंसी होती है तो ये ब्रॉडली मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होती है। अगर इनमें थोड़ा ग्रिप गवर्नमेंट टाइट कर देती है तो ये ब्रॉडली मार्केट के लिए नेगेटिव होती है। गवर्नमेंट अगर गोल्ड और सिल्वर की ड्यूटीज कम करेगी तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं इन जनरल। अगर गवर्नमेंट गोल्ड और सिल्वर की ड्यूटी बढ़ा देती है तो इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। आज की डेट में मेटल्स और मिनरल्स का बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, तो अगर कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, इनमें से भी किसी चीज पे अगर टैक्स बढ़ा देती है गवर्नमेंट, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है, तो इनके प्राइसेस पे सीधा इंपैक्ट पड़ता है। यहां पर भी आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा बजट का सिनॉप्सिस, प्री बजट की एक्सपेक्टेशन। मैं पोस्ट बजट आपसे दोबारा मिलूंगा और डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ने क्या दिया है, ये सारी चीजें हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड अंटिल देन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिस इज द ओनली प्री बजट वीडियो ऑन एक्सपेक्टेशन दैट यू रिक्वायर एंड एनीवन इन योर फैमिली रिक्वायर्स। तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए सो दैट सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए और आपके पास 1 फरवरी को, संडे को, सबको बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिले। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बजट। आई होप ये बजट एक माइलस्टोन साबित हो हम सबकी लाइफ के लिए और इंडिया के ब्रॉडर प्रोग्रेस के लिए। मिलते हैं बजट के बाद। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।